हे गाइस, तो जैसे कि हम सभी को पता है कि इस वक्त दुनिया काफ़ी ज़्यादा नाजुक दौर से गुजर रही है। मतलब सच में शायद इस तरह का चीज़ पिछले 10 सालों में हमने सुनी बहुत बार थी, लेकिन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हम आज उस कगार पे हैं जहां वर्ल्ड वॉर 3 जैसी बातें हो सकती। मैं टीवी एंकर्स की तरह या फिर जो सोशल मीडिया पे बड़े बड़े थंबनेल्स लगा के जो बोल रहे हैं, चिल्ला रहे कि हो गया, बस अब होने ही वाला है वर्ल्ड वॉर 3, मैं उस तरह की बातें नहीं करता हूँ। मैं प्रैक्टिकली सोचता हूँ, प्रैक्टिकली ये चीज़ होना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि हर देश ये बात जानता है कि दूसरे देश के बाद या तो न्यूक्लियर पावर है या फिर उसकी हमें ज़रूरत है। और जिस तरह की ट्रीटीज़ अभी साइन हुई हैं वर्ल्ड वॉर 2 के बाद स्पेशली, उसके बाद वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा ऑलमोस्ट ना के बराबर है। लेकिन जो आज अमेरिका ने ईरान पे किया है, मतलब आज यानी अमेरिका ने जो बम फोड़े हैं ईरान पर, उसके बाद इस चीज़ का खतरा बहुत ज़्यादा मंडरा चुका है। मतलब लिटरली अब उस तरह की सिचुएशन आ चुकी है कि अगर ईरान को लोगों का सपोर्ट मिलता है, जैसे कि चाइना या रशिया, तो ये जंग बहुत लंबी चलेगी। मिडिल ईस्ट मतलब बर्बाद हो जाएगा। जो एक अलग तरह की पावर, अलग तरह की पॉलिटिक्स वहाँ पर चल रही थी, वो शायद वहाँ के सारे देशों को बर्बाद कर सकता है। क्योंकि यहाँ पर दोनों ही पार्टियां बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली गलत हैं। एक्सट्रीमली गलत इसलिए बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर आप बात करो ईरान की, तो ईरान और अमेरिका के बीच में एक न्यूक्लियर डील ऑलरेडी साइन थी, जो कि किसने ख़त्म करी? ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में ख़त्म करी। उसके बाद वो वापस से नेगोशिएशन टेबल पे आया। दोनों के बीच में वापस से डील होने वाली थी या होती, या किस तरह के वो नेगोशिएशन जा रहे थे, मुझे पर्सनली नहीं पता है। वो उन दोनों देशों को पता होंगे, या फिर उन दोनों के देशों के उन रिप्रेजेंटेटिव्स को पता होंगे जो उन मीटिंग्स में शामिल थे। एक्चुअल रिपोर्ट्स, एक्चुअल खबरें हम तक नहीं पहुंचती, ये बात किसी से छुपी नहीं है। तो क्या होने वाला था ये हम सभी को नहीं पता, लेकिन हाँ, बाहरी तौर से हमें ये दिख रहा था कि शायद कुछ नेगोशिएशन होगा, कहीं ना कहीं एक बीच का रास्ता ढूंढ लिया जाएगा। लेकिन वहीं पर फिर एंट्री होती है हमारे नेतन्याहू साहब की, जो कि हमला कर देते हैं हमारे जो मैं बोल रहा हूँ, तो हम, क्योंकि हम पूरी दुनिया हमारी एक फैमिली, इसी कारण से मैं हमारे ईरान की बात कर रहा हूँ। तो नेतन्याहू साहब हमला कर देते हैं ईरान पर, और उसके बाद वहाँ पर चालू हो जाता है एक सॉफ्ट वॉर। सॉफ्ट वॉर में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी तक दोनों ही कंट्रीज ने एक फुल फ्लेजेड वॉर की ना ही घोषणा करी है, ना ही फुल फ्लेजेड वॉर स्टार्ट करा है। ऑल्दो ईरान ने जो तबाही मचाई है वो अलग लेवल की है। उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल्स की जो भरमार शूट करने की जो भरमार करी है, वो अलग लेवल की थी। और उसके बाद से ही नेतन्याहू यूएस से कह रहे थे कि आप इस वॉर का पार्ट बनिए। जहां तक बात है यूएस की पॉलिटिक्स की, तो ट्रंप ये कहते हुए आए थे कि वो किसी वॉर का पार्ट नहीं बनेंगे। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये उनका नारा था उनके पूरे चुनाव में, जिसका काफी ज्यादा फायदा उनको मिला। एक जो एक्सट्रीमिस्ट लोग थे, जो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी चाहते थे, उन्होंने ट्रंप को भरपूर साथ दिया। इसी कारण से शायद वो इलेक्शन जीत भी पाए। अब कितना सच कितना गलत ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो रिपोर्ट्स हैं मैं उन्हीं हिसाब से बात कर रहा हूँ। अभी ट्रंप ने नेतन्याहू का साथ देते हुए, इसराइल का साथ मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं नेतन्याहू का साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि नेतन्याहू शायद इसराइल से ज़्यादा बड़े हो चुके हैं। क्योंकि अभी जो तबाही उन्होंने पिछले कुछ सालों में मचाई है इसराइल के आसपास, वो डेफिनेटली इसराइल के फेवर में तो नहीं थी। जो गाज़ा में उन्होंने किया, या गाज़ा में जो चीज़ हुई पिछले 1 साल में, वो किससे छुपी है? वहाँ पर एक जेनोसाइड हुआ, वहाँ पर इतने लोग मारे गए, इतने लोगों के घर बर्बाद हुए, इतने बच्चों मरे। वहाँ पर किसने बात करी? किसी ने बात नहीं करी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इसराइल है। और इसराइल को इस तरह से कंट्रोल कर रहे हैं नेतन्याहू कि उन्होंने आसपास के अपने देशों पे भी हमले चालू कर दिए। अब ईरान पे हमला चालू करा है। वो किस तरह का वॉर चाहते हैं, किस तरह का इसराइल चाहते हैं, वो वही जानते हैं। क्योंकि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इतने सारी फ्रंट्स पे अगर आप लड़ाई कर रहे हो, तो आपका क्या भला हो रहा है, या फिर आपके देश का क्या भला हो रहा है। ये बात तब है जब इसराइल एक ऐसी कंट्री हो सकती है जो शायद वहाँ की पूरी पॉलिटिक्स को डोमिनेट करे और पूरी पॉलिटिक्स को कंट्रोल करे। वो ना डायरेक्ट, अगर वो डायरेक्ट किसी वॉर में नहीं इंक्लूड हो रहे हैं,
तब भी वो इस पूरी मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स को कंट्रोल करते हैं और वहाँ पर अपना एक अपर हैंड रखते हैं। स्टिल पिछले 1-1.5 साल की अगर हम बात करें तो बैक टू बैक वॉर्स हो रहे हैं, बैक टू बैक वहाँ पर इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं जो पूरी मिडिल ईस्ट को हिला के रख देगी। यहाँ पर ईरान कोई दूध का धुला नहीं है, ईरान ने भी काफ़ी सारे प्रॉक्सी ग्रुप्स ऑलरेडी बना के रखे हैं और अब इस तरह का खतरा है कि वो प्रॉक्सी ग्रुप इस पूरी लड़ाई में शामिल होंगे। और अब ईरान का क्या नेक्स्ट स्टेप होगा ये हम सबको नहीं पता है, लेकिन अगर ये स्टेप एक्सट्रीम हुआ तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। लिटरली इतनी दिक्कत शायद मिडिल ईस्ट ने उम्मीद नहीं करी होगी, यूएस ने उम्मीद नहीं करी होगी, इसराइल ने उम्मीद नहीं करी होगी। और अगर ईरान को दूसरी कंट्रीज़ का साथ मिलता है तो शायद शायद बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन शायद एक वर्ल्ड वॉर जैसी स्थिति बन सकती है या फिर वियतनाम वॉर जैसी स्थिति बन सकती है। दोनों ही चीज़ें मिडिल ईस्ट के लिए सही नहीं है, इस दुनिया के लिए सही नहीं है, लोगों के लिए सही नहीं है। वहाँ के लोग क्या चाहते हैं ये कोई नहीं पूछ रहा है, वहाँ के बस लीडर्स क्या चाहते हैं, सबका बस इसी पे फोकस है। मुझे नहीं पता कि मैं कितना गलत हूँ या कितना सही हूँ, लेकिन मैं वॉर के बहुत अगेंस्ट हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है लोग मरते हैं और सिर्फ कुछ वो लोग जिंदा रहते हैं जिनके कारण वॉर होती है। 4 लोग डिसाइड करते हैं कि हमें वॉर पे जाना है, 40,000 लोग मरते हैं, लेकिन वो 4 लोग वहीं पे जिंदा रहते हैं, चाहे वो कंट्री वॉर जीते या हारे। तो मैं वॉर के अगेंस्ट हूँ, ये मेरा मानना है। और मिडिल ईस्ट में जो कुछ भी चल रहा है वो हमारी दुनिया के लिए बिल्कुल भी सही नहीं। बाकी आपका क्या मानना है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।